नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। आज मध्य प्रदेश विधानसभा में फिर एक बार विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान जिन मुद्दों पर हंगामा हुआ उसमें सबसे महत्वपूर्ण था अवैध खनन पर। अवैध खनन का जो मामला आया है उस पर सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों चिंतित नजर आए, लेकिन इसके लिए दोषी कौन है यह कोई नहीं बता पा रहा था। उनका यह कहना था, रामनिवास रावत से लेकर और विपक्ष के कई अन्य माननीय विधायकों ने इस बात पर आरोप लगाया सदन में कि इसको सत्ताधारी दल का संरक्षण है और इतने मिले जुले हैं अधिकारी और नौकरशाह और ये जो अवैध उत्खनन वाले हैं कि ये जिस तरीके से अगर इन पर थोड़ा दबाव बनता है तो माफिया, रेत माफिया, खनिज माफिया अधिकारियों पर गाड़ी चढ़ाने तक से बाज नहीं आते हैं। विपक्ष के एक माननीय विधायक ने सदन में इस बात का भी उल्लेख किया कि कई हत्याएं हो चुकी हैं सिर्फ अवैध खनन पर। नर्मदा को छलनी कर दिया गया है। इसके साथ साथ कई अन्य, ये जो ग्वालियर चंबल संभाग का मामला था और वहाँ के जो राज जी वहाँ के विधायक हैं, दतिया जिले के विधायक हैं, उन्होंने इस पर आरोप लगाया था कि अवैध खनन को रोका जाए। उस पर मंत्री ने जवाब दिया और जवाब से असंतुष्ट था विपक्ष, इसलिए उसने हंगामा किया। अगला सवाल इस बात पर था कि जो प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति लगातार बहुत गंभीर होती चली जा रही है और यहाँ पर पिछले कई दिनों से स्टाफ की भर्ती, विपक्ष का आरोप था सदन में, सवाल में उन्होंने पूछा भी है कि पिछले कई सालों से सब इंस्पेक्टर की, टीआई की और उनसे नीचे एएसआई की भर्ती क्यों नहीं हुई है। 7 साल से ज़्यादा हो गए हैं और जो 1000 लोगों पर देश में अमूमन कहा यह जाता है कि 500-600 लोगों पर एक सिपाही, एक अधिकारी होना चाहिए, लेकिन यहाँ 1000 से ज़्यादा ऊपर आंकड़ा पहुँच चुका है और अपराध इसीलिए बढ़ रहे हैं। हालांकि जो राज्य मंत्री गृह का प्रभार जिनके पास है, नरेंद्र शिवाजी पटेल ने जवाब देते हुए ये कहा कि नहीं, प्रक्रिया चल रही है, पारदर्शी प्रक्रिया के तहत जल्द ही हमने प्रभार दे रखा है, लेकिन हम जल्द ही जो भर्ती की प्रक्रिया है उसको भी पूरा करेंगे। लेकिन विपक्ष इस पर हंगामा करता रहा। विपक्ष का सीधा सीधा आरोप था कि यह जो हो रहा है, यह सत्ताधारी दल पिछले 20 सालों से सत्ता में है भाजपा और उसने भर्ती नहीं की है। युवा ओवर एज होते चले जा रहे हैं, उन पर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है। महिला अपराध पर भी बहुत गंभीर चर्चा हुई और जिस तरीके से एक बुंदेलखंड क्षेत्र के पृथ्वीपुर के विधायक राठौर जी ने इस बात पर आरोप लगाया कि भर्तियां क्यों नहीं हो रही हैं और उसको क्यों रोका गया है। उनका कहना है कि उनके क्षेत्र में ही बहुत सारे थाने खाली पड़े हुए हैं और महिला अपराध की जानकारी नहीं दी जाती है, इस पर भी उन्होंने आरोप लगाया। जो जिस तरीके से विधानसभा में जमकर हंगामा होता रहा। हम अगली खबर की तरफ चलें। यहाँ मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीडी शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी का एक अभियान है गांव चलो अभियान, और ये अभियान उन्होंने कांग्रेस के विधायक जयवर्धन सिंह के क्षेत्र राघवगढ़ से शुरू किया है। वहाँ के एक गांव में वो रात रुकेंगे और वहाँ भोले शंकर भगवान के मंदिर में उन्होंने दर्शन किए और दर्शन करने के बाद वहाँ भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। आज वहाँ रात रुकेंगे। ये कांग्रेस का क्षेत्र है और कांग्रेस से वहाँ पर दिग्विजय सिंह जी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र, पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह वहाँ से विधायक हैं। उनके क्षेत्र में बंटी जो उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे, उनके साथ वहाँ पर उन्होंने जाकर और लोगों से चर्चा की है। यह भारतीय जनता पार्टी का इनडायरेक्टली लोकसभा चुनाव की शुरुआत है और लोकसभा चुनाव में वो हर विधानसभा क्षेत्र में हर मंत्री को, हर पदाधिकारी को गांव-गांव में रुकने के लिए कहा जा रहा है। यहीं अगली खबर, लगता ऐसा है कि अब कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आने की एक बहुत रेला टाइप का शुरू हो गया है और शायद यह रुकने का नाम नहीं ले रहा है। विधानसभा में जिस तरीके से शशांक शेखर जी जो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और इसके साथ जो जबलपुर के महापौर थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और इन दोनों को ज्वाइन कराने के पीछे एक जो पहले कहा जाता था, एक चाणक्य माने जाते थे, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, संजय पाठक। इसके पहले भी आपको याद होगा दर्शकों कि संजय पाठक वो शख्सियत है जिनकी वजह से माना ऐसा जाता है, चर्चाएं ऐसी होती हैं कि पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ सरकार गिरने
के दौरान बहुत गंभीरता से संजय पाठक ने काम किया था और ऐसा लगता है कि उस दौरान संजय पाठक जी ने ये जो 27 कांग्रेस से भाजपा में आए थे उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब ये और महाकौशल क्षेत्र जहां ऐसा लगता था कि भाजपा उतनी मजबूत नहीं है, वहां कमलनाथ का असर है। वहां पर 2 शीर्ष कटनी से कांग्रेस का महापौर को भाजपा में शामिल कर लिया, निर्दलीय महापौर को भाजपा में शामिल कर लिया। इसके साथ जबलपुर महापौर अब भाजपा में है और एक और दिग्गज नेता जो अधिवक्ता हैं बहुत बड़े हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, उनको भी इसमें संजय पाठक जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए सुनाते हैं कि संजय पाठक जी ने इस मुद्दे पर क्या कहा। राम राज्य की परिकल्पना को साकार करते हुए भारत को विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं, सर्व रूप से संपन्न करने जा रहे हैं। तो इनको जब सेवा भाव ही था तो इन्होंने आज सही मार्ग चुना और मुझे प्रसन्नता है कि मेरे बचपन के मित्र और मेरे भाई जगत बहादुर दोनों आज आ गए और ये निरंतर सिलसिला जारी रहेगा। जो राम को मानते हैं वो भाजपा में आएंगे और जो राष्ट्र निर्माण को चाहते हैं वो भी भाजपा में आएंगे। देखा आपने, सीधा सीधा संजय पाठक जी का कहना है कि इतने दिग्गजों के साथ साथ जिस तरह से लगातार कांग्रेस से भाजपा में आ रहे हैं, अब कांग्रेस के पास चेहरा नहीं बचेगा। और भी चर्चाएं हैं कि कांग्रेस से कई अन्य दिग्गज जल्द ही, जैसे ही राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी और लोकसभा चुनाव की घोषणा के पहले बहुत सारे दिग्गज कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ सकते हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, एशियन पब्लिक टीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है। एक और बड़ी खबर जिस पर बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, देश भर में इस पर चर्चा चल रही है, जो उत्तराखंड में जिस तरह से एक धार्मिक स्थल पर छेड़छाड़ की बात चली थी और उस धार्मिक स्थल पर विवाद हुआ था, वहां पर दंगाइयों को गोली मारने के आदेश हो गए थे, उसमें अभी तक लगातार स्थिति गंभीर बनी हुई है। प्रशासन पूरी तरह से प्रयास कर रहा है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इसको शांत किया जा सके। देखिए वहाँ के कुछ फुटेज और कुछ लोगों के वर्जन। के जो सिंबल्स होते हैं, सिस्टम के जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो सिंबल्स होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था होती है, कानून की जो व्यवस्था होती है, उसको चुनौती देने का प्रयास था। उसको ये दिखाने का प्रयास था कि हम कानून से ऊपर हैं, जिसका प्रत्युत्तर प्रशासन और पुलिस फोर्स की टीमों ने दिया और परफेक्टली इसको मैनेज किया। हल्द्वानी की शांति व्यवस्था को ना बिगड़ने देना हमारी प्राथमिकता है। हमारा आज भी यही प्रयास है, कल भी यही प्रयास था और आगे भी यही प्रयास रहने वाला है। और अभी हॉस्पिटल में सब 2 बॉडीज मिली है जिनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, क्लियर कर देते और हैं। बाकी 3 जो है वो क्रिटिकली इंजर्ड लोग हैं, उनका स्टेट में। एक और बड़ी खबर, दिल्ली में किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और किसानों ने ये प्रयास किया है कि वो अपनी मांगें पहुंचाएं। पूरा दिल्ली के आने का रास्ता नोएडा में जाम कर दिया है। केंद्र सरकार ने कुछ मंत्रियों को, पीयूष गोयल सहित कुछ मंत्रियों को अधिकृत किया कि उनसे चर्चा करें। कल वार्ता अधूरी रह गई थी, आज फिर चर्चा का दौर जारी है, लेकिन अभी अफरा तफरी का माहौल है। किसान पूरी तरह से माने नहीं हैं या उनसे वार्ता नहीं हो पाई है, लेकिन एक बार फिर दिल्ली जाम की कगार पर है और इसके लिए सरकार और अपने उच्च स्तर पर जो कृषि मंत्री और दूसरे अन्य लोग हैं ये प्रयास कर रहे हैं कि उनसे वार्ता की जा सके, उनसे चर्चा सार्थक हो सके। लेकिन क्या होगा, फिलहाल तो दिल्ली वाले 5-5, 6-6 घंटे, 7-7 घंटे कल से लगातार जाम में फंसे हुए हैं, जो दिल्ली आते हैं और दिल्ली से बाहर जाते हैं। चूँकि दिल्ली और नोएडा आसपास जुड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग दिल्ली के प्रतिदिन नोएडा आते हैं पर डे, लेकिन वो सड़कों पर रात बिताने को मजबूर हैं, सड़कों पर दिन बिताने को मजबूर हैं और अफरा तफरी का माहौल है। सरकार कोशिश कर रही है कि कोई इसका समाधान निकाला जा सके। देखिए कुछ उसके दृश्य। देखा आपने, बहुत सारी खबरें हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए एशियन पब्लिक टीवी पर बने रहें। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।